बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो पीपीएससी के एग्ज़ाम में और एजुकेटर्स के एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं। तो आपको इस चैनल पे मुकम्मल तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ मिल सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। तो आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है वो है कि 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। पहला ए ऑप्शन है 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 जूल। बी ऑप्शन है 36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 जूल। सी ऑप्शन है 3.6 मेगा जूल। ऑल ऑफ दीज। चलिए अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 1 किलो की जगह हम 1000 लगाएंगे और वाट एज इट इज़ आ जाएगा और मल्टीप्लाई आगे आर है 1 घंटा। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं तो उसकी जगह पे 3600 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 1000 एज इट इज़ आ गया और जो वाट है यहाँ पे जो डब्ल्यू लिखा हुआ है वाट, ये बराबर होता है जूल पर सेकंड के। कैसे जूल पर सेकंड के बराबर होता है? क्योंकि वाट जो है वो पावर का यूनिट होता है वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क का यूनिट वाट, पावर का यूनिट वाट, वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकंड। तो जूल पर सेकंड आ जाएगा वाट का यूनिट। तो इसीलिए हम वाट की जगह पे जूल पर सेकंड लगाएंगे और ये वाला सेकंड और ये सेकंड कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 36000000 जूल। 3600 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला स्टेप आ गया। अब इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं इस आंसर को। 36 ज़रब 10 की पावर 5 जूल भी लिख सकते हैं और 3.6 ज़रब 10 की पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं और ये जो 10 की पावर 6 है उसको हम मेगा बोलते हैं तो इसको हम 3.6 मेगा जूल भी लिख सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम आंसर जो हैं वो करेक्ट हैं। तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 2000 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकेंड। व्हाट इज़ पावर ऑफ मोटर? कहता है एक बिजली से चलने वाली मोटर है और वो 2000 न्यूटन का जो वेट है उसको लिफ्ट कर रही है, नीचे लेके आ रही है हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट के ऊपर वेट पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज कर लें ये एक हाइट है 10 मीटर की है, यहाँ पे वो वेट पड़ा हुआ है जिसका वेट है 2000 न्यूटन। तो वो मोटर इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आएगी 20 सेकंड में। तो कहता है उसकी पावर कितनी होगी? तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 10 वाट, बी ऑप्शन है 1000 वाट और सी ऑप्शन है 4 लाख वाट और डी ऑप्शन है 2000 वाट। तो कौन सा आंसर ठीक है हम सॉल्यूशन में देखेंगे। एज वी नो दैट पावर बराबर होता है वर्क पर यूनिट टाइम और वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसके बराबर होता है? लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो वेट फोर्स है क्योंकि ज़मीन कशिश कर रही है, इसीलिए हम उसको वेट लिखेंगे। डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट है, इसीलिए वेट मल्टीप्लाई हाइट आ जाएगा। नीचे टी एज इट इज़ आ गया और वेट की जगह पे हम डब्ल्यू लिख सकते हैं। ये डब्ल्यू है, वर्क नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये वेट है। वेट कितना है 2000 और
हाइट कितनी है 10 मीटर और टाइम कितना है 20 सेकंड। ये 20 सेकंड लगा दिया हमने। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 वाट। सो करेक्ट आंसर इज़ बी। तो हम बी आंसर को सर्कल कर देंगे। उसके बाद जो थर्ड एमसीक्यूज़ है हमारा कि सल्टर्स डक कंसिस्ट ऑफ। बतख जो है वो कहता है कि किस तरह से फ्लोट करती है। डक फ्लोट, बैलेंस फ्लोट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ये दोनों ऑप्शन इसके ठीक हैं। ए ऑप्शन भी ठीक है और बी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसीलिए सी ऑप्शन में उसने कहा हुआ है बोथ ए एंड बी। तो हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज़ है आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क इन। कहता है कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया उसके काम में। कौन से काम के लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी ऑप्शन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थर्ड ऑप्शन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। सॉल्यूशन में हम देखते हैं। कहता है इन 1921 एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज सर्विसेज टू थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशली फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो सबसे करेक्ट आंसर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो सी ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वर्क के ऊपर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमेंशंस ऑफ एनर्जी एंड टॉर्क रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत दफ़ा पेपर्स में आते हैं कि डिमेंशंस के हवाले में। तो यहाँ से आपको एक डायरेक्शन भी मिल रही है कि आपने अपना टेस्ट जो है वो किस तरह से तैयार करना है। एक तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पास्ट पेपर्स के हैं वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप ख़ुद से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिस तरह से देखें द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी एंड टॉर्क रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे उसने कहा है कि एनर्जी और टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी एक तरतीब के साथ क्या होगी, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, अभी हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इससे क्या है कि आप अपने अलहदा से भी देख सकते हैं कि कौन से इसका जो है वो आंसर हो सकता है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि एनर्जी आया है। अब एनर्जी को हम काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी की जो डिमेंशन है वो सेम होंगी। तो देखें एनर्जी की अभी हम डिमेंशन निकालेंगे तो आप यहाँ से वर्क की भी सीख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम मोमेंटम की नहीं डिस्कस कर रहे तो आप मोमेंटम की भी देख सकते हैं। तो जितनी आप अच्छे से तैयारी करेंगे उतना आपका अच्छे से टेस्ट होगा। तो ये वैसे हमने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, पिक में नहीं आ सका। एनर्जी एंड टॉर्क आर डिमेंशनली सिमिलर। कहता है जो एनर्जी की डिमेंशन होती है वही टॉर्क की होती है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। एनर्जी वर्क के बराबर होती है, इसीलिए हम वर्क का फार्मूला लगाएंगे एफ डी। अब जो एफ है उसका फार्मूला होता है एम ए डी। लीनियर मोशन में एम ए होता है हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो एम की जो डिमेंशन है वो होती है कैपिटल एम मैस की, और एल की जो डिमेंशन है ए की जो डिमेंशन है वो होती है एल टी माइनस टी की पावर -2। और ये जो डी है वो भी एक लेंथ ही है, तो उसकी जो डिमेंशन होगी वो भी एक एल यहाँ पे आएगा। लेकिन इस एल की लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एल लिखा हुआ है ऑलरेडी इसकी पावर 2 कर देंगे। तो ये डिमेंशन आ गई है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ये डिमेंशन आ गई है एनर्जी की, और वर्क की डिमेंशन भी यही होगी। उसके बाद हम अभी टॉर्क की निकालेंगे। तो टॉर्क का फार्मूला होता है आर एफ। आर जो है वो लेंथ है, इसीलिए उसकी डिमेंशन आ जाएगी कैपिटल एल
और एफ़ की डिमेंशन अभी हमने पीछे निकाली है एम में लगा के, तो कैपिटल एम, एक एल और टी माइनस टू। और यहाँ पे जो एल है उसको अगर हम इस तरह से लिख लें, इसकी पावर जो है वो 2 बना लें, तो हमारे पास इस तरह भी हम उसको लिख सकते हैं। तो जो एनर्जी की डिमेंशन थी देखें वही टार्क की डिमेंशन आ गई है। तो यही हमने प्रूव करना था। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए, क्योंकि ए ऑप्शन में दोनों डिमेंशन जो है वो सेम लिखी हुई हैं, बाकी 3 जो ऑप्शन है वो गलत है। उसके बाद 6 वाले एमसीक्यूज पे चलते हैं हम कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ। नंबर 1 पे है टॉर्क, नंबर 2 पे है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नंबर 3 पे है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और नंबर डी पे है सरफेस टेंशन। चलें सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और ढूंढते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। दिस इज़ द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये वाला जो यूनिट है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है, इसीलिए जो है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अभी हम सॉल्यूशन करके देखते हैं, हल करते हैं इसको। कूलम्स लॉ के बारे में आप जानते हैं, F इज़ इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर। आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, जी M1 M2। जी हमने अलहदा करना है, M1 M2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। न्यूटन यूनिट जो है वो फोर्स का होता है और आर डिस्टेंस है उसका यूनिट मीटर होगा। एम की पावर स्केयर में आ जाएगी क्योंकि आर का स्केयर है। और मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, 2 मैस हैं M1 और M2, तो इसीलिए किलोग्राम का स्केयर आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बनेगा, बी ऑप्शन, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है। तो अब यहाँ से आप डिमेंशन भी बना सकते हैं। न्यूटन की डिमेंशन वही होगी जो फोर्स की डिमेंशन हमने पीछे निकाली है, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम आ रहा था यूनिट उसका। देखें यहाँ से अगर हम मज़ीद एक और न्यूमेरिकल बनाना चाहें कि ग्रेविटेशनल एमसीक्यूज़ बनाना चाहें, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का की डिमेंशन क्या होगी, तो इसी फार्मूले को लेना आपने, ये वाला फार्मूला ले लें। फोर्स की जो डिमेंशन होती है वो होती है एम एल, पीछे हमने निकालना सीखी है, तो ये आ गई। और साथ ही आपके पास आर स्केयर है। ठीक है, तो आर स्केयर होने की वजह से आर डिस्टेंस है तो एल आएगा, तो एल की पावर 4 बन जाएगी। ठीक है, तो नीचे जो है वो आ रहा है एम की स्केयर, क्योंकि मैस है, मैस का जो डिमेंशन है वो कैपिटल एम होता है, ये आ गया। अब नीचे 2 एम है, ऊपर 1 एम है, तो नीचे वाला एम ऊपर जाके ऊपर वाले को माइनस करेगा, -2 और +1, -1 बचेगा, एल की पावर 4, टी की पावर -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ हमने हल कर लिया है कि अगर आपसे डिमेंशन पूछी जाए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो आप इसको मार्क करेंगे। उसके बाद 7 वाले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ कैन बी रिटन इन एसआई यूनिट इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-3 A की पावर -2। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि ये जो यूनिट दिया गया है वो कौन सी क्वांटिटी का है, रेजिस्टेंस का है, इंडक्टेंस का है, कैपेसिटेंस का है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का है। तो जो करेक्ट आंसर है वो ए आंसर है, रेजिस्टेंस का है। तो किस तरह से रेजिस्टेंस का है हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ होता है V इज़ इक्वल टू आई आर। यहाँ से हम आर को फाइंड करना चाहें तो आई जो है वो V के साथ डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई आई। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बराबर होता है V इज़ इक्वल टू W/Q, क्योंकि ये हम सेकेंड ईयर के चैप्टर में फ़िज़िक्स में पढ़ चुके हैं। 12th चैप्टर में हमारे पास होता है W इज़ इक्वल टू QV। तो यहाँ से अगर हम V निकालना चाहें तो Q इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा V इज़ इक्वल टू Q। उसके बाद हम करंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। करंट होता है चार्ज पर यूनिट
टाइम, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से अगर आप करंट निकालना चाहें तो करंट आता है, चार्ज निकालना चाहें तो वो आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू IT। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे W डिवाइड बाई Q करंट एज इट इज़ आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़, ये वाली और ये वाली, हमने वैल्यू पुट की हैं W, और नीचे Q की जगह पे IT, और I जो था वो एज इट इज़ पहले ही ऑलरेडी मौजूद था यहाँ पे, और I स्क्वायर हो जाएगा अगले स्टेप में W बटा I स्क्वायर T। उसके बाद यहाँ पे अगर हम W देखें तो W वर्क है, वर्क की डिमेंशन अभी हमने कुछ देर पहले निकाली थी, तो वो होती है, आप पीछे करके वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हैं। वर्क की जो डिमेंशन है वो होती है ML की पावर 2 T-2 और स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद नीचे करंट है, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, और उसकी डिमेंशन भी एम्पेयर ही होती है, और करंट का जो पावर था वो स्क्वायर में लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे। और नीचे T है और उसकी जो डिमेंशन है वो कैपिटल T होती है, तो ये कैपिटल T आ जाएगी। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ML स्क्वायर, एक नीचे T है ऊपर जाएगा वो भी -1 बनेगा, तो T की पावर -3 बन जाएगी, और एम्पेयर ऊपर जाके -2, उसकी जो पावर है -2 हो जाएगी। अब यहाँ पे डिमेंशन निकल आई है, हमने यूनिट देखना है, यूनिट किस तरह से होगा। तो जो मैस है, जो कैपिटल M है वो मैस है, उसका यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है। यहाँ पे जो L है, उस जो L जो डिमेंशन है वो मीटर की होती है, इसीलिए हमने M लिख लिया मीटर, और उसकी पावर स्क्वायर, और T जो है वो सेकंड की डिमेंशन होती है, तो सेकंड की पावर 3 आ जाएगा, और एम्पेयर की जो यूनिट है और डिमेंशन सेम होता है, एम्पेयर ही आ जाएगा। इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो रेजिस्टेंस है, A। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, और बहुत ही इजी है, आप इससे मज़ीद MCQs जो हैं वो बना सकते हैं। F1 एंड F2 आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, एक का नाम F1 है, एक का नाम F2 है। सच दैट F1 डॉट F2, कहता है डॉट प्रोडक्ट लिया है दोनों का, तो उनकी मैग्नीट्यूड ले लिए। डॉट प्रोडक्ट की हमने लेनी है मैग्नीट्यूड, वो जो मॉड का साइन नज़र आ रहा है ये वाला, ये मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है। तो कहता है बराबर है F1 क्रॉस F2, क्रॉस प्रोडक्ट लिया है दोनों फोर्सेस का, और ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के। तो F1 मल्टीप्लाई F2 और उसका भी मॉड ले लिया, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का भी हमने मैग्नीट्यूड लेना है, डॉट का भी और क्रॉस का भी। कंडीशन में हमें उसने दिया हुआ है कि F1 और F2 दो फोर्सेस हैं, दोनों के डॉट प्रोडक्ट लें और क्रॉस प्रोडक्ट लें, उनकी मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर हैं। यहाँ पे ये लिखने का मतलब है इनकी मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर हैं। और साथ में अगली कंडीशन जो दी हुई है, कहता है F1 फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है F2 की मैग्नीट्यूड के, और उसको हम सिंपल F लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं तो F लिख सकते हैं हम। तो कहता है देन फाइंड करें F1 प्लस F2 और उनकी मैग्नीट्यूड, ये हमने मालूम करनी है। चलें, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है, उसके बाद बी ऑप्शन है, उसके बाद सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है। ए ऑप्शन में ये है, बी में ये है, सी में ये है, और डी में ये है। अब हमने करेक्ट आंसर ढूंढना है, कौन सा होगा। एज F1 डॉट F2 डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करें तो F1 मैग्नीट्यूड F2 कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, और क्रॉस की जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो F1 F2 साइन थीटा आता है, साथ में यूनिट वेक्टर भी आता है, लेकिन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसीलिए हम यहाँ पे वो नहीं लिख रहे, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर आप देखें तो ये कंडीशन गिवन है और ये कंडीशन हमें गिवन है, जो यहाँ पे ये और ये। अब इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप ले लें, डिवाइड कर लें, या देखें ये और ये, कॉस जो है वो साइन के नीचे जाकर डिवाइड होगा, F1 F2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। साइन और कॉस की जो रेशो होती है वो tan थीटा होती है। यहाँ से हमने एंगल फाइंड कर लिया, tan इनवर्स 1 जो है वो 45 डिग्री के बराबर होता है।
सो रिक्वायर्ड क्या है हमें, F1 प्लस F2 इन दोनों को जमा करें और उनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो जब हम एक वेक्टर को दो वेक्टर्स को जमा करते हैं तो हमें तीसरा भी वेक्टर ही मिलता है। यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर हमने कोई लेट कर लिया R, और इसके ऊपर मैंने तीर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे उसने कहा हुआ है मैग्नीट्यूड। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड लिखने हैं तो उसके ऊपर हम वेक्टर साइन नहीं लगाते। अगर हमने ये दो साइन इस्तेमाल करने हैं तो फिर आप ऊपर तीर का निशान लगा सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और 9th-10th में। अच्छा, आज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जब भी हमने मैग्नीट्यूड लिखनी होती है तो हमने पढ़ा है A² होगा, B² होगा, ठीक है, या फिर कोई R वेक्टर है तो उसका X कंपोनेंट आ गया, उसका Y कंपोनेंट आ गया, उसका स्क्वायर, तो ऊपर जज़र ले लें, ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये उस वक्त मैग्नीट्यूड है जब X और Y आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे X और Y होते ही परपेंडिकुलर है तो इसी वजह से अगली टर्म नहीं आती। लेकिन यहाँ पे उसने हमें ये नहीं बताया कि F1 और F2 जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हमें ना पता हो कि परपेंडिकुलर हैं तो उस वक़्त जो उनकी मैग्नीट्यूड बनती है वो इसका स्क्वायर प्लस 2F1, मतलब पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, और साथ में आता है कॉस थीटा और जज़र आ जाता है। अब देखें जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। कैसे? क्योंकि थीटा 90 पुट करेंगे, कॉस 90 ज़ीरो, और ये वाली टर्म सारी की सारी ज़ीरो, और सिर्फ यही बच जाएगा। तो जो प्रॉपर फार्मूला है वो इस कंप्लीट फार्मूला है जी, तो आपने ये ध्यान रखना है और इसी को यूज़ करना है। तो यहाँ पे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा कितना है? 45 है, 45 पुट किया, F1 F2 आपस में बराबर है और F के बराबर है, तो इसलिए हम तमाम F1 F2 की जगह पे F लगा देंगे। तो यहाँ पे F और यहाँ पे F1 F2 था वो F स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे F का स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F2 और cos 45 डिग्री जो है वो 1/2 का जज़र होता है, और इज़ इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको, 2 का जज़र और ऊपर जो 2 है, को पता है कि जो सिंपल 2 है उसको हम लिख सकते हैं 2 का जज़र, और नीचे जो 2 है का जज़र, एक जज़र कैंसिल, तो हमारे पास जो बच जाएगा वो ये बचेगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 2 का जज़र लिख लिया और F स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब दोनों में से F स्क्वायर कॉमन लेके उसका जज़र F आ जाएगा। जज़र अब स्क्वायर के साथ कैंसिल होके F आ गया और अंदर बच जाएगा ये वाला 2 और 2 का जज़र ये। सो करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो MCQs है, किलोवाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, वर्क, फोर्स, करंट। सोल्यूशन में देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन ठीक है। वर्क इज़ इक्वल टू, पावर इज़ इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क का यूनिट जॉल, टाइम का यूनिट सेकंड, तो जॉल पर सेकंड जो है वो वाट के बराबर होता है। तो वाट जो है वो पावर का छोटा यूनिट है। अगर हम किलो की बात करेंगे तो किलो वाट इज़ द बिग यूनिट ऑफ पावर। सो करेक्ट आंसर इज़ ए। तो किलो वाट जो है वो पावर का यूनिट है। उसके बाद 10 MCQs है। सन अमिट्स, कहता है जो सन से आने वाली लाइट है वो किस कलर की होती है? रेड लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है, येलो लाइट होती है, कलरलेस रेज होती हैं। तो कहते हैं कि वो जो सन से हमारे पास लाइट्स आ रही हैं वो कलरलेस रेज हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।